नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिषेक मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स होगा, ठीक है। क्या होगा? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स होगा। तो चलो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर लो और ट्राई करो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। देखो क्वेश्चन क्या है कि टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है, और उन दोनों वेक्टर को ऐड किया गया है। ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। देखो क्या बोल रहा है कि एंड द रिजल्टेंट वेक्टर विल आल्सो हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू देम, मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है? या तो वेक्टर ए के इक्वल है या फिर वेक्टर बी, ठीक है। तो हमें क्या करना है? एंगल निकालना है, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो आप ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करके आप ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। ट्राई कर लिया क्या? अब मैं सॉल्यूशन बताऊं, ठीक है। अब सॉल्यूशन मैच कर लो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है बेटा, दो वेक्टर्स है, ये मान लो वेक्टर ए होता, दूसरा वेक्टर बी होता, और उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बोल रहा है कि इक्वल है। देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है, और इनको क्या किया गया है? ऐड किया गया है। और ऐड करने के बाद मतलब ये होता है, ऐसा होता कि दो वेक्टर होता, मान लो ये हमारा वेक्टर ए होता, ये हमारा वेक्टर बी होता, इनके बीच में मान लो कुछ एंगल थीटा होता, ठीक है। इन दोनों वेक्टर को क्या किया गया है? ऐड किया गया है। वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड किया गया है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते तो आपको पता होगा कि जो रिजल्टेंट होता वो कुछ ऐसे जाता, कॉमन डायगोनल से, सॉरी कॉमन टेल से, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होता? कॉमन टेल से जाता है ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है, ठीक है। चलो भाई, रिजल्टेंट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड क्या बोल रहा है? इक्वल है, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के ही इक्वल है। किसका मैग्नीट्यूड? तो रिजल्टेंट वेक्टर का, ठीक है। अब हमसे बोल क्या रहा है कि इस थीटा एंगल को फाइंड कीजिए, कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो ये एंगल थीटा जो है, हमें क्या करना है? इसी थीटा को फाइंड करना है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जैसा आपने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स हो, उनके बीच का एंगल क्या हो? थीटा हो, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके हम क्या करेंगे? इस थीटा एंगल को कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? इस थीटा एंगल को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, तो चलो मैंने यहां पे ए स्क्वायर लिखा, तो इस बी के जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। चलो लिख दिया भाई। और उसके बाद क्या हुआ? फिर देखो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, फिर क्या है? 2 इंटू ए, फिर से हम बी के जगह पे क्या लिखेंगे? बी के जगह पे फिर से हम चाहे तो ए लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है किसके इक्वल है? बी के इक्वल है, ठीक है। हो गया। और उसके बाद क्या लिखते हैं? कॉस थीटा लिखते हैं, ऐसे कॉस थीटा, कॉस थीटा लिखते हैं। चलो ठीक है, ठीक है।
इतना तक तो समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब चलो मैं बोर्ड को इरेज करूं क्या? आपने यहां तक उतार लिया क्या? उतार लिया क्या? चलो ठीक है, मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूं। देखो यहां पे, चलो इसको भी मिटा दो। तो लास्ट स्टेप में हम लोग कहां पे आ चुके थे? लास्ट स्टेप में हम लोग यहां तक आ चुके थे। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू इतना पे आ चुके थे। अब चलो इससे आगे सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये वेक्टर आर का भी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है? वेक्टर ए और बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर को भी हम क्या कर सकते हैं? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है, मान लो कुछ ए होता तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। इस आर की जगह पे भी हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलो इसको आगे लिखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और प्लस क्या है? प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा है, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? 2a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर कितना आता है? 1 प्लस कॉस थीटा। क्या आता है? 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो यहां पे 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ऐसा हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि रूट अंडर 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है भाई। चलो लिख दिए। तो ये अंदर कितना आ जाता है? वेक्टर ये a इज इक्वल टू रूट अंडर 4a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाता। क्या आ जाता? 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाता। अब देखो इसको रूट से अगर हम बाहर निकालते तो ऐसे लिख सकते हैं ना, कितना आ जाएगा? a इज इक्वल टू 2 इंटू ए कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। कितना आ जाता है? a इक्वल टू 2a इंटू कॉस थीटा बाई 2। a से a कट गया तो कितना आता है? 1 इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाई 2 आता, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाई 2 आ जाता। यहां से देखो 1 बाई 2 इक्वल टू कितना आता? कॉस थीटा बाई 2 आ जाता, ठीक है। 1 बाई 2 इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2 आ जाता। अब देखो कि 1 बाई 2 आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1 बाई 2 होता है? याद करो, याद करो, याद आया क्या? अरे 60 डिग्री का होता है। तो क्या मैं 1 बाई 2 के जगह पे 60 डिग्री लिख सकता, कॉस 60 लिख सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं यार, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि कॉस 60 1 बाई 2 होता है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस 60 इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2। तो यहां से देखो 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया? थीटा बाई 2। तो अगर थीटा का वैल्यू हम कैलकुलेट करते कि अगर मैं मान लो कि थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करता तो क्या आता? थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री आ जाता। देखो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री आया कि नहीं आया? आप लोगों का भी आया क्या? इतना ही आया क्या? चलो बहुत बढ़िया, आपका भी आ गया, मेरा भी आ गया 120 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो कितना आ गया? थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री आ गया, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि दो वेक्टर्स था और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था? इक्वल था, ठीक है। और उन दोनों वेक्टर्स को क्या किया गया है? ऐड किया गया है। और जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड क्या था? इक्वल था, ठीक है। और हमसे पूछा क्या जा रहा था कि उनके बीच का एंगल क्या होगा, फिर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा। तो एंगल को कैलकुलेट करने पे कितना आया? 120 डिग्री आया, ठीक है। नोट कर लो, आप नोट कर लो।
ठीक है, नोट कर लिया क्या? चलो नोट कर लिया क्या? इरेज करूं? ठीक है, मतलब होगा क्या कि ऐसे होगा, ये वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर बी होगा, ये वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर बी होगा, और इन दोनों के बीच में क्या होगा? एंगल कितना बन रहा होगा? 120 डिग्री बन रहा होगा, और रिजल्टेंट इनके बीच से ऐसे कुछ जा रहा होगा भाई। ठीक है, रिजल्टेंट इनके बीच से जा रहा होगा ऐसे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, तो ये तो हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर्स है, ठीक है, दो वेक्टर्स है मान लो, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कुछ, आप इनको क्वेश्चन को नोट कर लो कि टू वेक्टर्स having equal magnitude, two vectors having equal magnitude, ठीक है, and the angle between them is थीटा, एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। ठीक है, तुमसे पूछा गया क्या? देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर and also angle between vector r, वेक्टर r मतलब रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर a के बीच का एंगल भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, दो वेक्टर्स है, ठीक है, दो वेक्टर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? देखो दो वेक्टर्स है, ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स है, ये मान लो ये दो वेक्टर्स है। ठीक है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो एंगल थीटा बोल रहा है भाई, क्या है? एंगल थीटा है। और हमसे बोल क्या रहा है कैलकुलेट करने के लिए कि इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। ठीक है, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इस वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इसी को फाइंड करना है। चलो आप ट्राई करो, एक बार ट्राई करो आप। ठीक है, ट्राई करो, स्टार्ट करो, स्क्रीन पॉज करके आप ट्राई करो। चलो अब मैं बताऊं क्या? ट्राई कर लिया आपने? ट्राई कर लिया क्या? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं बताता हूं, यहां देखो सॉल्यूशन देखो। देखो क्या बोल रहा है हमसे कि दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और ये मान लो कि ए के बराबर होता कुछ। ठीक है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है, और मान लो कुछ ए के बराबर होता। ठीक है, और हमसे क्या बोल रहा है कि इन दोनों वेक्टर के बीच में ये वेक्टर, ये मान लो ये वेक्टर बी होता और ये हमारा वेक्टर ए होता, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है हमारा? एंगल थीटा है। ठीक है, एंगल कितना है? थीटा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमें फाइंड करना है। ए के टर्म में और थीटा के टर्म में हमें क्या करना है? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर तो देखो, रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से जाएगा? तीन दिन ये जो कॉमन टेल होगा उसी से हमारा क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर तो ऐसे ही जाएगा ना। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है, तो चलो बताते हैं।
कैसे कैसे सॉल्व करेंगे? वही एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसी को यूज करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है? ए है तो ए डाल दिया, ए का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या है? तो वो क्या है? बी है। तो सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी क्या है? ए है। तो बी स्क्वायर के जगह पे हम क्या डाल सकते हैं? ए स्क्वायर। ऐसे ही हम यहाँ भी डालेंगे तो 2a बी की जगह पे फिर से ए को डाले इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतना आ जाता है हमारा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा आ गया। कितना आ गया? 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा आ गया। ठीक है, नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया क्या आपने? अब इसको मैं इरेज करूं क्या? चलो नोट कर लो, यहां तक आप नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं। चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे देखो आगे क्या होता है। चलो क्या आया? जो रिजल्टेंट वेक्टर होता, देखो क्या आया मेरा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता इसका जो मैग्नीट्यूड होता कितना हो जाता? कितना हो जाता? रूट अंडर 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। और अभी हमने देखा है कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, ठीक है, अब यहां से देखो जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा बाहर आएगा वो क्या आएगा? ठीक है, यही हमारा क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स हो और उनके बीच का एंगल कुछ मान लो थीटा हो और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल हो, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दो। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना, तो यही क्या हो गया हमारा? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। अब मेरे से और दूसरा सवाल क्या पूछा गया था? ये पूछा गया था कि जैसे ये दोनों वेक्टर होता, ये होता हमारा वेक्टर ए, ये होता बी होता, ठीक है, और इनके बीच का एंगल जो होता थीटा होता। अब हमसे पूछा गया था कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता ये वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाता? तो मान लो मैंने बोला क्या कि अल्फा एंगल बनाता। कितना बनाता? अल्फा बनाता। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या? tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा पढ़ा था। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा पढ़ा था, यही पढ़ा था ना? हाँ भाई यही पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे तो b, देखो b यहाँ पे क्या होता था? ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b होता, तो वो किसके इक्वल था? तो वो भी a के इक्वल ही था। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता था? ये देखो b साइन थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते थे? ये देखो a साइन थीटा ऐसे लिख सकते थे ना। और दूसरा स्टेप क्या करते हैं? यहाँ देखो यहाँ पे क्या है? a प्लस बी कॉस थीटा। तो a को तो एज इट इज रहने दिए और b को फिर से मैं क्या लिख लिया? b को चाहे तो हम फिर से क्या लिख सकते हैं? a लिख लिए। चलो बहुत बढ़िया, इतना आ गया। अब इसको हम क्या लिख लें? ये हो गया हमारा a साइन थीटा। a अगर कॉमन ले ले तो ये अंदर में आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। a से a कट गया, a से a क्या हो गया? कट गया। ठीक है, अब देखो क्या आया नेक्स्ट स्टेप में?
tan अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। कितना आया? साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है उसको चलो देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, बचे हुए जगह में देख लेते हैं। tan अल्फा, चलो साइन थीटा को हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते यार। ट्रिगोनोमेट्री में आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे, ठीक है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैंने क्या किया, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई 2 लिख दिया। ठीक है, और 1 प्लस कॉस थीटा तो अभी मैंने पीछे भी देखा था, कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, अभी पीछे भी बताया था। देखो 2 से 2 तो क्या हो गया, कट गया। एक कॉस थीटा बाई 2 को हम क्या करें, इससे स्क्वायर कट जाए, तो देखो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, tan अल्फा इक्वल टू आ गया tan थीटा बाई 2। इसका मतलब अल्फा कितना हो गया, थीटा बाई 2 हो गया। अल्फा कितना हो गया, थीटा बाई 2 हो गया। देखो यहाँ पे ध्यान से दो, अल्फा देखो कितना आ गया, थीटा बाई 2 हो गया। ठीक है, कि अगर दो वेक्टर हो, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनके बीच का एंगल मान लो कुछ भी हो, थीटा हो, अल्फा हो, गामा हो, कुछ भी हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या दिया था, दो वेक्टर्स था, एक वेक्टर ए था, दूसरा वेक्टर बी था, और उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था, मैग्नीट्यूड इक्वल था, और उनके बीच का एंगल क्या था, तो थीटा था। और मेरे से बोला क्या जा रहा था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बताइए आप। और दूसरा क्वेश्चन क्या किया गया था कि एंगल बताओ भाई, कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो देखो मैग्नीट्यूड तो मैंने कैलकुलेट किया, कितना आया, 2a cos थीटा बाई 2 आया। और जो ये रिजल्टेंट वेक्टर होता, ये वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाता, तो थीटा बाई 2 बनाता। कि ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बना देता है, यहाँ पे देखो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया है, थीटा बाई 2 आ गया है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन हमारा यही सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। आप इसको नोट कर लो। आपका भी इतना आया था क्या, आपका भी इतना ही आया था, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, आपका भी इतना ही आया था ना। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे कुछ क्वेश्चंस हो गया। एनालिटिकल मेथड से हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स को पढ़ा था, उस पर हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, अब देखो एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पे हमने कुछ क्या किया, अभी जस्ट कुछ क्वेश्चंस को किया है। ठीक है, चलो अब कुछ पॉइंट्स है जो एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो, ऐसे लिख लो, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स नहीं लिख लो, सिंपली आप क्या करो, कुछ नोट्स लिख लो। ठीक है, कुछ नोट्स लिख लो, क्या करो, नोट स्टार्ट करके आप कुछ नोट्स को लिख लो। ठीक है, सबसे पहला नोट क्या लिख लो आप, कि दो वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे, देखो जैसे मान ये जो तो वेक्टर एडिशन जो होता है, ये वेक्टर ए होता, दूसरा वेक्टर मान लो कि बी होता। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए होता है। ठीक है, वेक्टर बी इज ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर बी प्लस ए होता है। ठीक है, वेक्टर्स क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। यहां देखो यह क्या है, यहाँ वेक्टर a प्लस बी, जैसे आप रियल नंबर को ऐड करते थे 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 होता था, वैसे ही वेक्टर को भी ऐड करोगे तो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है,
मतलब ये क्या बताता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, दूसरा देख लो। दूसरा क्या है कि अगर दो वेक्टर को ऐड करो, मान लो ये दो वेक्टर होता है, वेक्टर a प्लस बी, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, फिर क्या करो, उसको किसी तीसरे वेक्टर के साथ ऐड करो। पहले a प्लस बी को ऐड किया, फिर किसी तीसरे वेक्टर c के साथ a प्लस बी को ऐड कर दिया। चाहे आप क्या करो कि वेक्टर a को पहले b प्लस सी को ऐड कर लेते और फिर वेक्टर a के साथ उसको ऐड करते, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। ऐसा हम लोग क्लास 5-6 में पढ़ते थे। ठीक है, वहां पे रियल नंबर्स के लिए पढ़ते थे, यहाँ पे हम वेक्टर्स के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और क्या लिख लो, ये देखो दो वेक्टर्स है, ठीक है, उन दोनों वेक्टर का अगर हम उन दोनों वेक्टर को अगर ऐड करते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा। अगर दो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा, चलो उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, रूट अंडर आर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ठीक है, दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं, अगर मान लो दो वेक्टर को ऐड किया, उनके बीच का एंगल थीटा है, उनका मैग्नीट्यूड एक वेक्टर का a है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो b है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। चलो भाई, अब देखो कि इसका अगर मैक्सिमम निकालना है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमें क्या चाहिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब ये थीटा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। थीटा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्योंकि कॉस थीटा कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, तो दो वेक्टर को हम ऐड करें तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जीरो होगा। ठीक है, मतलब दोनों वेक्टर क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, ऐसे हो, पैरेलल हो, ऐसे सेम डायरेक्शन में हो, तो हम क्या बोलेंगे कि जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और कितना होगा, तो देखो वो कितना होगा, वेक्टर a प्लस बी के इक्वल होगा, कि जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा दो वेक्टर को ऐड करने पे जो उनका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है, a प्लस बी के इक्वल आएगा। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो कि मिनिमम वैल्यू अगर हमसे पूछा जाता कि मान लो दो वेक्टर होता a और b और उनके बीच का एंगल थीटा होता, क्या होता, उनके बीच का एंगल थीटा होता, और मेरे से क्या पूछा गया है कि उनका मिनिमम वैल्यू कब आएगा। ठीक है, कि उनका मिनिमम वैल्यू कब आएगा, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फॉर्मूला को देख के कि देखो क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है। तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जब कॉस थीटा क्या हो जाए, कॉस का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1, मतलब कॉस थीटा क्या हो जाए, -1, और कॉस थीटा -1 कब होता है, जब थीटा 180 डिग्री हो जाए। मतलब ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, दोनों मान लो दोनों वेक्टर क्या हो गया, अपोजिट हो गया एक दूसरे का, क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ठीक है, तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड आएगा इन दोनों वेक्टर को ऐड करने पे वो मिनिमम आएगा। ठीक है, इस केस में जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या होगा, मिनिमम आएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, सॉरी, कि आर मिनिमम जो हो जाएगा वो क्या होगा, a माइनस बी हो जाएगा। आर मिनिमम क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि कभी भी आपसे अगर वेक्टर का रेंज पूछा जाए कि दो वेक्टर दे दिया हो, दोनों का मैग्नीट्यूड हमें पता हो, और उस वेक्टर्स का रेंज पूछा जाए कि उन वेक्टर्स को ऐड करने पे रेंज क्या होगा। ठीक है, रेंज क्या होगा, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो तो मिनिमम वैल्यू क्या है, a माइनस बी। ठीक है,
मतलब कोई भी जो वेक्टर होगा या तो a माइनस बी के इक्वल होगा, ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मान लो दो वेक्टर को मैंने ऐड किया, ठीक है, और उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो a माइनस बी, या तो a माइनस बी के इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा, बट a माइनस बी से छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या आया है, a माइनस बी आया है, तो इससे छोटा नहीं हो सकता यार। चलो बहुत बढ़िया। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो a प्लस बी हो सकता है। अभी मैंने निकाला कि आर मैक्स क्या है, a प्लस बी है, मतलब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो उनका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कभी भी a प्लस बी से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा a प्लस बी से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, या तो उसके इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, इससे बड़ा वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, और इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो गया, हमारा रेंज हो गया, ये क्या हो गया, रेंज ऑफ अ वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, हमारा रेंज ऑफ अ वेक्टर हो गया। ये किसी वेक्टर का अगर रेंज बताना हो तो यही क्या हो गया, हमारा रेंज ऑफ अ वेक्टर हो गया। ठीक है, चलो रेंज ऑफ अ वेक्टर आ गया, ठीक है, अब नोट कर लो इनको, नोट कर लिया क्या, चलो नोट कर लो, ठीक है, चलो नोट कर लिया क्या, इरेज करूं, ठीक है, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स देखा, और भी ढेर सारा पॉइंट्स होता है, बहुत सारा नोट्स ऐसे बनाया जाए तो बहुत सारा बनाया जा सकता है। एक और नोट करके लिख लो, अभी जो आपने क्वेश्चन किया उसी से आप नोट करके लिख लो कि कभी भी अगर दो वेक्टर दिया हो और दोनों का मैग्नीट्यूड मान लो सेम दिया हो, ठीक है, दो वेक्टर दिया हो और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और उनके बीच क्या मान लो कि एंगल जो हो वो क्या हो, थीटा हो, ठीक है, एंगल क्या हो, थीटा हो, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला था ना, कितना आया था, 2a cos थीटा बाई 2 आया था, यही आया था क्या, पीछे से आप मैच कर लेना, इतना ही आया था ना, 2a cos थीटा बाई 2 आया था, हाँ यही आया था, ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया ये। और एंगल निकालना हो तो एंगल क्या होगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, दोनों वेक्टर से, मतलब थीटा बाई 2 चाहे वेक्टर बी से आप देखो या फिर वेक्टर ए से देखो, दोनों से ये एंगल इस रिजल्टेंट वेक्टर का थीटा बाई 2 ही होगा, ठीक है, चाहे आप वेक्टर ए से मेजर करो चाहे आप वेक्टर बी से मेजर करो, एंगल क्या आने वाला है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है अल्फा, ये हमेशा क्या आने वाला है, थीटा बाई 2 आने वाला है, ठीक है, तो एक नोट करके आप इस पॉइंट को भी नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया क्या, चलो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो हमने पढ़ लिया, अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन ही होता है। अरे भाई ये क्या बात हो गई, अभी तक तो हमने ऐसा नहीं सुना था भाई कि सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, एक तरह का एडिशन ही होता है। देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हमारा टॉपिक है, और मैंने क्या बोला कि सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन ही होता है। चलो देखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे थे कि दो वेक्टर्स है, ठीक है, दो वेक्टर होता था, उनके बीच का एंगल हमें थीटा पता होता था, तो हम उन्हें क्या करते थे, ऐड करते थे। हाँ ग्राफिकल मेथड से भी ऐड करना सीखा था, पैरेललोग्राम लॉ से भी सीखा था, ठीक है, ग्राफिकल मेथड में ही
पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ा था, ठीक है। एनालिटिकल मेथड से भी वेक्टर को ऐड करना सीखा था, ठीक है। अब हम दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, ठीक है, कि दो वेक्टर्स हो उनको सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड से भी सीखेंगे और एनालिटिकल मेथड से भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर मान लो कि ये होता है बी, ये मान लो हमारा होता है वेक्टर बी। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, और इनके बीच का मान लो कि एंगल थीटा है। इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो अगर इन्हें ऐड करना होता तो हम लोग क्या कर देते, एक पैरेललोग्राम बनाते ऐसे, ठीक है, और बीच से ऐसे जो कॉमन डायगोनल होता है, ये कॉमन टेल से जो डायगोनल होता है ऐसे इनको ज्वाइन कर देते। ये जो कॉमन टेल से डायगोनल होता इनको ज्वाइन कर देते, और यही हमारा क्या हो जाता, रिजल्टेंट हो जाता। ये जो ये जो लाइन होता है यही हमारा क्या हो जाता, रिजल्टेंट हो जाता। तो ये तो क्या होता, वेक्टर ए प्लस बी हो जाता। ये जो होता है ये हमारा वेक्टर ए प्लस बी हो जाता। लेकिन अगर मान लो हमसे बोला गया होता कि वेक्टर ए प्लस बी नहीं, हमें क्या निकालना होता, वेक्टर ए माइनस बी। कि हमसे क्या पूछा गया है, हमसे तो वेक्टर ए प्लस बी नहीं पूछा गया, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमसे क्या पूछा गया कि वेक्टर ए माइनस बी क्या होगा, ठीक है, कि वेक्टर ए माइनस बी क्या होगा। तो चलो देखते हैं वेक्टर ए माइनस बी क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो वेक्टर a माइनस बी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b। मतलब वेक्टर a में क्या कर दो, आप ऐड तो कर रहे हो लेकिन किसको, माइनस ऑफ वेक्टर b को, ठीक है। अच्छा भाई माइनस ऑफ वेक्टर b का मतलब क्या होगा, तो निगेटिव ऑफ अ वेक्टर हमने पढ़ा था कि जब भी माइनस किसी भी वेक्टर का निगेटिव निकालना तो हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। तो यार डायरेक्शन क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे, ठीक है। मतलब वेक्टर ए तो ऐसा ही होता, और माइनस ऑफ वेक्टर बी क्या होता, तो देखो यहां पे अगर ध्यान से देखो तो ये होता वेक्टर बी का डायरेक्शन, ये था हमारा वेक्टर बी, तो माइनस ऑफ वेक्टर बी क्या हो जाता, तो माइनस ऑफ वेक्टर बी इसके अपोजिट होता, ये हो जाता माइनस ऑफ वेक्टर बी, ये हो जाता हमारा क्या, माइनस ऑफ वेक्टर बी हो जाता। यही क्या होता, माइनस ऑफ वेक्टर बी हो जाता। अब क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, तो ऐसे ही कर दो, फिर से यही पैरेललोग्राम बनाओ ऐसे। ये लो पैरेललोग्राम बनाया मैंने, ठीक है। सही बन रहा है क्या, थोड़ा सा तिरछा हो गया, हाँ इन बीच, ठीक है। चलो ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। ये देखो ये वेक्टर ए है, ये क्या है, माइनस ऑफ वेक्टर बी है। ये क्या है, ये वेक्टर ए, ये माइनस ऑफ वेक्टर बी। इनका देखो ये क्या हो गया, ये कॉमन टेल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉमन टेल हो गया। अब क्या करना है हमें, वेक्टर ए में माइनस ऑफ वेक्टर बी को ऐड करना है, तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यही हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। और इस, ठीक है, और जो इस लाइन का लेंथ होगा वही क्या होगा, हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हो गया हमारा वेक्टर a माइनस बी हो गया, ये क्या आ गया हमारा वेक्टर a माइनस बी हो गया, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में हम करते क्या है बेसिकली, कि दूसरे वेक्टर जिसके आगे माइनस साइन होता है, हम उस वेक्टर को क्या करते हैं, उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिवर्स करके
और ऐड कर लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर के साथ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में बेसिकली हम किए क्या, मैंने किया क्या, यहां देखो क्या किया मैंने, यहां पे मैंने क्या किया कि जो वेक्टर बी था उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया और क्या किया, वेक्टर ए के साथ ऐड कर दिया। तो यही क्या हो गया हमारा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को देख लिया कि क्या होगा। ये देखो पैरेललोग्राम बना के मैंने क्या देखा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देख लिया कि कैसे होगा। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हमने पैरेललोग्राम लॉ से देख लिया है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ से भी ऐसे ही कैलकुलेट करते तो ऐसा ही आता है, ट्रायंगल लॉ भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब ट्रायंगल लॉ से भी करते तो बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें, वो भी ऐसा ही आता, ठीक है। चलो ट्रायंगल लॉ से भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल लॉ से डायरेक्शन क्या आता है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, उसको भी चलो देख लेते हैं, ठीक है। चलो आप इसको नोट कर लो, ठीक है, फिर हम ट्रायंगल लॉ से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लिया क्या, चलो बहुत बढ़िया। तो ये तो क्या था, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हमने देखा, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखा था, ये मतलब मैंने पैरेललोग्राम लॉ से देखा था, ठीक है। अब क्या है, ट्रायंगल लॉ से देखो, तो देखो दो वेक्टर होता, मान लो ये वेक्टर ए होता, ये वेक्टर बी होता, ये मान लो वेक्टर बी होता। अब अगर आपसे बोला जाता कि इन दोनों वेक्टर को क्या करना है, हमें ऐड करना है, कि वेक्टर ए प्लस बी क्या होगा, ठीक है, इन दोनों वेक्टर को हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते, अगर हम ट्रायंगल लॉ को यूज करते हैं तो क्या करते हैं कि वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को ज्वाइन करते, ठीक है। वेक्टर ए के हेड से वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। तो जो वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को ज्वाइन करने वाला लाइन होता, ये हमारा क्या होता, रिजल्टेंट होता, यही क्या होता, वेक्टर ए प्लस बी हो जाता, ठीक है, यही क्या हो जाता, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाता, ठीक है। अब देखो, तो ये तो क्या था कि अगर हम ऐड करते वेक्टर ए और बी को तब ऐसा कुछ आता, लेकिन हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना था, कि हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ पे वेक्टर ए माइनस बी फाइंड करना था, ठीक है। क्या करना था, वेक्टर ए माइनस बी फाइंड करना था। तो देखो वेक्टर ए माइनस बी को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी लिख दिया। अब देखो मतलब वेक्टर ए में हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ वेक्टर बी को ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, माइनस ऑफ वेक्टर बी को। अब देखो ये वेक्टर बी का डायरेक्शन है, वेक्टर बी का डायरेक्शन ऐसे है, ये वेक्टर बी का डायरेक्शन है, तो माइनस ऑफ वेक्टर बी क्या होगा, इसके अपोजिट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, माइनस ऑफ वेक्टर बी हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस ऑफ वेक्टर बी हो गया, ठीक है। तो अब जो रिजल्टेंट होता, क्या करो कि वेक्टर ए के टेल से लाइन को ले जाओ और वेक्टर बी के हेड को जो ज्वाइन करने वाला लाइन होगा, यही क्या होगा, वेक्टर आर, यही हमारा होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा, ठीक है। क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा, ठीक है। यहां देखो मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को ट्रायंगल लॉ से भी देख लिया, देखो ट्रायंगल लॉ से भी वैसे ही आया कि नहीं, देखो ऐसे इस लाइन के लॉन्ग ही आया कि नहीं, वैसा ही पैरेललोग्राम लॉ से भी आया था कि नहीं आया था, ठीक है। तो ये हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से भी देख लिया, ये क्या हो गया भाई, ट्रायंगल लॉ हो गया। ट्रायंगल लॉ से हमने दो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को देख लिया कि कैसे क्या होगा, ठीक है। मतलब क्या करना है हमें
कि जैसे अगर मान लो वेक्टर b माइनस ए निकालना होता, अगर b माइनस ए निकालना होता तो हम क्या करते, वेक्टर a के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते और वेक्टर b के साथ ऐड कर लेते। ठीक है, मतलब वेक्टर b, अगर मान लो वेक्टर b माइनस ए कैलकुलेट करना होता तो हम क्या करते, a के डायरेक्शन को रिवर्स करते, और a माइनस बी कैलकुलेट करना होता तो हम b के डायरेक्शन को रिवर्स कर लेते। ठीक है, डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, ऐड कर लो, बस यही करना है, डायरेक्शन रिवर्स करना है और ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल लॉ से देख लिया मैंने। तो ये सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हो गया। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट ऐसे भी थोड़ा देख सकते हैं। एक चीज और देख लो, कुछ चीज और मेंशन कर लो। क्या है कि जैसे मान लो ये वेक्टर ए होता, ये दूसरा वेक्टर बी होता। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे पूछता कि बताओ वेक्टर ए माइनस बी कैसे होगा, कि वेक्टर ए माइनस बी का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, या फिर वेक्टर ए माइनस बी क्या होगा। ठीक है, अगर मैं पूछता तुमसे कि वेक्टर ए माइनस बी क्या होगा, तो क्या करो, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है। ठीक है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है। ठीक है, तो क्या कर दो कि जिसके आगे नेगेटिव साइन हो उसकी तरफ टेल को डाल दो और ज्वाइन कर दो, वेक्टर ए से ज्वाइन कर दो, तो यही क्या हो जाता है, हमारा वेक्टर ए माइनस बी हो जाता। तो ये एक शॉर्टकट हो गया कि डायरेक्ट भी अगर मान लो कि दो वेक्टर का टेल से टेल ज्वाइंट है और आपसे पूछा जाए कि बताइए वेक्टर ए माइनस बी क्या होगा, तो आप क्या करो, जिसके आगे नेगेटिव साइन हो वहां से रिजल्टेंट वेक्टर के टेल को स्टार्ट करो और वेक्टर ए के हेड तक मिला दो, तो यही हो गया हमारा वेक्टर ए माइनस बी हो गया। ठीक है, ये शॉर्टकट हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर मान लो यहाँ पे हमसे पूछा गया होता है वेक्टर बी माइनस ए क्या होगा, कि वेक्टर बी माइनस ए क्या होगा। ठीक है, तो वेक्टर b माइनस ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमसे पूछा जाता कि मान लो ये दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है। ठीक है, ये दो वेक्टर है, ये वेक्टर a है, ये दूसरा वेक्टर मान लो b है, और पूछा गया होता कि वेक्टर a माइनस बी तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, वेक्टर b माइनस ए क्या होगा। ठीक है, देखो a माइनस बी तो मैंने निकाल लिया ना। ठीक है, अब हमसे पूछा गया होता कि वेक्टर b माइनस ए क्या होगा, तो b माइनस ए तो अब a पे माइनस साइन है, तो a के हेड से जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका टेल डाल दो, a के हेड पे रिजल्टेंट वेक्टर का टेल डाल दो और वेक्टर b के हेड से हेड को ज्वाइन कर दो। ठीक है, यही हो गया। अभी कोई बड़ी बात नहीं हुआ, ये ऐसे भी तुम देख सकते हो कि ये मान लो अगर रिजल्टेंट वेक्टर होता तो वेक्टर एडिशन में मैंने क्या सीखा है कि देखो ट्रायंगल लॉ से हम क्या बोलते हैं कि वेक्टर a प्लस आर इक्वल टू वेक्टर b हो जाता है, वेक्टर a प्लस आर इज इक्वल टू वेक्टर b होता। ठीक है, अब यहां से देखो क्या होगा कि वेक्टर ये r इज इक्वल टू वेक्टर b माइनस a, देखो ये देखो वेक्टर r जो हो गया वेक्टर b माइनस a को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, शॉर्टकट तरीका हो गया कि अगर दो वेक्टर्स दिया हो, ठीक है, और क्या करना हो, हमें सब्ट्रैक्शन करना हो। ठीक है, तो जिसके आगे नेगेटिव साइन हो वहां पे आप रिजल्टेंट वेक्टर का टेल डालो और क्या करो, दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दो। ठीक है, दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दो, तो ये एक शॉर्टकट तरीका हो गया। ना ही मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ को लगाया, ना ही ट्रायंगल लॉ को प्रॉपर्ली लगाया, सिंपली सॉल्व कर दिया। ठीक है, हालांकि यूज ट्रायंगल लॉ ही हुआ है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। नोट कर लिया क्या, चलो नोट कर लिया ना, बहुत बढ़िया। अब जो हम नेक्स्ट मेथड सीखेंगे वो होगा हमारा एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। क्या होगा, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। जैसे हमने एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन को पढ़ा था, वैसे ही एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन को पढ़ेंगे। मतलब हमें पता क्या होगा, हमें ये पता होगा कि दो वेक्टर्स है, हमें पता क्या होगा कि दो वेक्टर्स है, ये वेक्टर a होगा, ये दूसरा वेक्टर b होगा, और इन दोनों
वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। ये वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर बी होगा, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, देखो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, तो थीटा है, ठीक है। और हमें करना क्या है, फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है वेक्टर ए माइनस बी, कि वेक्टर ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ठीक है। मतलब वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको अगर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें फाइंड क्या करना है, वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ये देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये देखो ये वेक्टर बी है। तो अभी हमने सीखा है कि वेक्टर ए माइनस बी क्या होता है, वेक्टर ए में आप क्या करो, माइनस ऑफ वेक्टर बी को ऐड कर दो, क्या करो, वेक्टर ए में माइनस ऑफ वेक्टर बी को ऐड कर दो। चलो ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस ऑफ वेक्टर बी क्या होता, तो अब क्या करो, वेक्टर बी के डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, ये ऐसे, ये देखो यही हमारा क्या हो जाता, माइनस ऑफ वेक्टर बी हो जाता, ठीक है। ये क्या होता, माइनस ऑफ वेक्टर बी हो जाता, दिखाई दे रहा है, देखो जैसे देखो एक यहाँ देखो कि ये था क्या था, कि दो वेक्टर्स था, ठीक है। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, इनके बीच का एंगल क्या था, थीटा था। हमें बोल क्या रहा था कि वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, हमें क्या करना था, वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, यही फाइंड करना था, ठीक है, ठीक है। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, एक तो मैग्नीट्यूड निकाला था, दूसरा क्या निकाला था, डायरेक्शन फाइंड करना था, कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। अब देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और हमें क्या करना है कि वेक्टर ए माइनस बी कैलकुलेट करना है। तो देखो वेक्टर ए माइनस बी जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर ए में हम क्या करते हैं, माइनस ऑफ वेक्टर बी को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये वेक्टर बी का डायरेक्शन होता, तो ये क्या हो जाता है, ये माइनस ऑफ वेक्टर बी हो जाता, ठीक है। ये हो जाता क्या हमारा, माइनस ऑफ वेक्टर बी हो जाता, ठीक है। अब ये देखो ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेक्टर ए और माइनस ऑफ वेक्टर बी को ऐड करना है। तो क्या करो, पैरेललोग्राम बनाओ भाई, पैरेललोग्राम। चलो ऐसे हमने क्या किया, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। अब जो ये कॉमन टेल से जो डायगोनल होता, ये जो डायगोनल होता, अरे हाँ ये जो डायगोनल होता, कॉमन टेल से जो डायगोनल होता, ये डायगोनल, यही हमारा क्या हो जाता, यही हमारा वेक्टर आर हो जाता है। ये मतलब वेक्टर आर हो जाता, करने का मतलब ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जाता, ठीक है। यही हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जाता, ठीक है। अब देखो फिर से वही कुछ है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें, कि हम वेक्टर को ऐड तो कर रहे हैं, ठीक है, वेक्टर को ऐड ही कर रहे हैं। ये वेक्टर ए हो गया, ये माइनस ऑफ वेक्टर बी हो गया, इनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं कि मान लो वेक्टर बी का, मान लो कि ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर ए है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मान लो अगर बी है, तो अगर आप माइनस ऑफ वेक्टर बी लो, माइनस ऑफ वेक्टर बी, उसका भी मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बी ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो माइनस ऑफ वेक्टर बी का भी अगर आप मैग्नीट्यूड को देखोगे तो वो क्या होगा, वेक्टर बी ही आएगा, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या, जैसे हमने रिजल्टेंट का एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला डिराइव किया था। क्या डिराइव किया था, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। यही फॉर्मूला डिराइव किया था। अब यहां पे क्या कर दो कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सब तो एज इट इज रह गया, ए बी
भी एज इट इज रह गया। बस चेंज क्या होगा कि यहाँ पे क्या था कि जब वेक्टर ए और बी को ऐड कर रहे थे तो इनके बीच का एंगल क्या था, थीटा था। ये देखो कि जब हम वेक्टर ए और बी को ऐड कर रहे थे तो इनके बीच का एंगल क्या था, थीटा था। बट जब हम वेक्टर ए में माइनस ऑफ वेक्टर बी को ऐड कर रहे हैं तो उनके बीच का एंगल क्या है, तो देखो उनके बीच का एंगल यहाँ पे देखो 180 माइनस थीटा। ये देखो 180 माइनस थीटा, यहाँ देख रहे हैं, दिख रहा है ना, यहाँ देखो कितना है 180 माइनस थीटा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि थीटा के जगह पे बस थीटा को रिप्लेस कर देंगे कितना से, 180 माइनस थीटा से, किससे रिप्लेस कर देंगे, 180 माइनस थीटा से। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। आपको पता होगा कि कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। ऐसा हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -2ab कॉस थीटा। देखो क्या आ गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर -2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये दो वेक्टर को अगर हम ऐड कर रहे होंगे, ठीक है, दो वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करा है। ठीक है, तो क्या करना होगा, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। बस यहाँ पे क्या आ गया, एक माइनस साइन आ गया, वहां पे प्लस साइन होता था, यहाँ क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। ठीक है, यही हो गया, यही क्या हो गया हमारा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हो गया एनालिटिकल मेथड से। अब चलो एंगल अगर फाइंड करना होता, अगर मान लो हमें एंगल फाइंड करना होता, ठीक है, इसको नोट कर लिया क्या, इसको नोट कर लो, नोट कर लिया क्या, इरेज करूं, ठीक है, चलो इरेज करता हूं। देखो मैग्नीट्यूड तो आ गया। अब अगर हमें एंगल फाइंड करने के लिए बोल दिया जाता है कि बताओ एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा, मतलब ये मान लो हमसे पूछा जाता है कि ये जो एंगल अल्फा होगा, इस एंगल अल्फा को कैलकुलेट करो कि वेक्टर ए के साथ जो एंगल होगा, तो हम लोग पीछे भी पढ़े थे वैसे ही, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा लगाते। बट यहाँ पे क्या करते हैं हम कि बी साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे हम क्या लिखते हैं, 180 माइनस थीटा लिखते हैं। थीटा को रिप्लेस कर देते कितना से, 180 माइनस थीटा से। और यहाँ पे क्या आता है, a प्लस बी कॉस, फिर से थीटा आता, थीटा को फिर से 180 माइनस थीटा से मैंने रिप्लेस कर दिया। अब देखो tan अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, साइन 180 माइनस थीटा। ये देखो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये तो साइन थीटा ही रह जाता, नीचे क्या आ जाता, a माइनस बी कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होता था, यहाँ पे प्लस होता था। जब एडिशन ऑफ वेक्टर्स को हम पढ़ रहे थे तो वहां पे जब हम एंगल्स को निकालते थे कि मान लो जो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया उसका वेक्टर ए के साथ कितना एंगल होगा, तो आता था क्या आता था, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। बट यहाँ पे क्या आया है, बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा आया है, बस एक माइनस साइन एक्स्ट्रा ये आ गया है, प्लस हटके माइनस आ गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हो गया। ठीक है, एनालिटिकल मेथड से। आप इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया क्या, नोट कर लिया क्या, चलो अब इसमें एक दो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो। जैसे मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर पे क्वेश्चन कराया था वैसे एक दो क्वेश्चन देख लो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे। देख लो क्वेश्चन, जैसे मान लो कोई वेक्टर ए होता, इसका मैग्नीट्यूड मान लो कि क्या हो जाता, 2 यूनिट ले लेता मैं, मान लो 2 यूनिट। कोई दूसरा वेक्टर बी होता, इसका मैग्नीट्यूड मान लो ये, मान लो कितना ले लूँ, 3 यूनिट ले लो। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मान लो कि एंगल जो है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 60 डिग्री ले लो, कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करो भाई, फाइंड कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला लगा दो।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पे हम क्या लिखते हैं 2 का स्क्वायर, बी की जगह पे क्या लिखते हैं 3 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए बी कॉस थीटा, ए कितना हो जाता, ए हो जाता हमारा 2, बी 3 कॉस थीटा, तो कॉस 60 डाल दो यहां से, आ गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये देखो माइनस 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 6, कॉस 60 कितना होगा 1/2, कट गया, कितना आ गया 9 4 13 में से 6 गया √7 यूनिट। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आ गया। क्या आ गया, वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, तो ऐसे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को हम कर सकते हैं। ठीक है, उतार दो आप, आपका भी यही आया था क्या, यही आया था ना, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, लिखो ए कार इज मूविंग, क्वेश्चन लिखो ए कार इज मूविंग a car is moving in east direction with a speed of with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इन t इक्वल टू 5 सेकेंड the car takes a right turn, the car takes a right turn, ठीक है, but its speed does not change, but its speed remains same, तो हमसे पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार। क्या पूछा गया, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार, फाइंड करो, ट्राई करो, आप ट्राई करो, ट्राई करो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार, ट्राई करो एक बार। चलो ट्राई कर लिया, क्या ट्राई कर लिया ना, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं बताता हूं, ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कार है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कितना स्पीड से मूव कर रहा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड से। 5 सेकेंड बाद क्या होता है कि कार जो होता है एक राइट टर्न लेता है। ठीक है, 5 सेकेंड बाद क्या होता है, कार एक राइट टर्न को लेता है, लेकिन उसका स्पीड चेंज नहीं होता है, मतलब स्पीड अभी भी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड ही है। डायरेक्शन तो चेंज हो गया है बट स्पीड अभी भी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड ही है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि एक्सेलरेशन बताइए, कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार, की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा कार का, यही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया क्या, चलो बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नोट कर लिया, अब सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन। चलो अब एक्सेलरेशन हमसे पूछ रहा था, कि यही तो पूछ रहा था। अब एक्सेलरेशन होता क्या है, तो एक्सेलरेशन होता है v माइनस u बाई टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो होता है, अरे यही होता है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, मतलब फाइनल वेलोसिटी में से आप क्या कर दो, इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब वेक्टर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर b प्लस माइनस ऑफ वेक्टर u b बाई टी। मतलब आप क्या करो, फाइनल वेलोसिटी में माइनस ऑफ इनिशियल वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी को ऐड कर दो।
ठीक है। अब देखो पहले, देखो कार था क्या, ये ऐसे था, ये मान लो ये ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ होता, ये साउथ होता, ये ईस्ट, ये होता हमारा वेस्ट। अब देखो कार ईस्ट डायरेक्शन में कितना से जा रहा था, तो 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन में मान लो यहां से कार स्टार्ट करता 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होता, ठीक है। अब क्या हुआ कि कार क्या किया, एक टर्न लिया, ठीक है। कार क्या किया, टर्न लिया, और कैसा टर्न लिया, तो राइट टर्न। तो राइट टर्न लेने पे कैसे हो जाता कार, ये साउथ डायरेक्शन में मूव करने लगता, और इसका वेलोसिटी अभी भी स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड ही है, मतलब डायरेक्शन तो चेंज हो गया है बट स्पीड में कोई चेंज, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ। अभी भी कितना है, साउथ डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। और हमसे पूछा क्या गया है, एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। तो देखो v का डायरेक्शन तो ये हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी, और ये होता हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी होता वो, और ये क्या हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब एक वेक्टर के बारे में आपको पता होगा कि उसको हम क्या कर सकते हैं, पैरेलली ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। पैरेलली ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, इस v को उठा के इस एक्सिस पे ले आया, इस v को उठाकर इस एक्सिस पे, इस वाले एक्सिस पे मैंने ले आया, ठीक है। ये हो गया, क्या हो गया हमारा, v हो गया, इस एक्सिस पे हमने ले आया। ये क्या हो गया हमारा, v हो गया, ठीक है। ये v हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड साउथ डायरेक्शन। और फिर क्या किया कि जो ये e है, ये सॉरी ये जो u है, इस u को क्या करना है, u को तो ऐड नहीं करना है, माइनस ऑफ u को ऐड करना है। तो माइनस ऑफ u क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। देखो ये ईस्ट डायरेक्शन में है, माइनस ऑफ u क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस ऑफ u, ये हो गया माइनस ऑफ u, ठीक है। ये देखो ये माइनस ऑफ u हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब इन्हीं दोनों वेक्टर को ऐड करना है। ये लो पैरेललोग्राम बना दिया मैंने, पैरेललोग्राम बना दिया ऐसे, ठीक है। और रिजल्टेंट क्या हो जाता, तो दोनों के कॉमन टेल से जो लाइन जाता है, ऐसे जो लाइन ज्वाइन कर रहा होता, यही हमारा क्या हो जाता, रिजल्टेंट हो जाता, ये रिजल्टेंट हो जाता, ठीक है। यही क्या हो जाता हमारा, रिजल्टेंट हो जाता। अब देखो यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल देखो तो कितना आ रहा है, 90 डिग्री है। तो अगर हम रिजल्टेंट निकाले ये कि अगर हम v माइनस यू के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं कि वेक्टर b माइनस यू क्या हो जाएगा, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b माइनस यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो कितना आ जाएगा, देखो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, जब भी 90 डिग्री होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर का स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं रूट के अंदर में। तो ये कितना आ गया, 100 प्लस 100 कितना हो गया, 200। इसको हम निकाल के कितना कर सकते हैं, 10 रूट 2 लिख सकते हैं। कितना आ गया, 10 रूट 2 आ गया। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ v माइनस यू क्या आ गया, 10 रूट 2 आ गया। अब एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन हम लिखते कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो उसके लिए क्या करना होता है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ v माइनस यू बाई टी, मतलब 10 रूट 2 बाई 5, क्योंकि टाइम मैंने कितना दिया था, 5 सेकेंड, 5 टू जा 10। तो देखो कितना आ गया, 2 रूट 2 यूनिट आ गया। कितना आ गया, 2 रूट 2 यूनिट। और यूनिट भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट हमें पता होता है कि क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो कितना आ गया, 2 रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो ये तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब देखो भाई एक्सेलरेशन होता है क्या, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा ना। अब डायरेक्शन बता दो, ये देखो इसको मान लो कि ये एंगल क्या होता है, डायरेक्शन बताने के लिए क्या कर लो कि मान लो मैं वेस्ट डायरेक्शन के साथ ये रिजल्टेंट वेक्टर का निकालो, ये एंगल मान लो कि अल्फा हो जाता है, ये एंगल अल्फा हो जाता। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा। चलो इसको
मैं इरेज करता हूँ, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, इसको नोट कर लेना और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। इसको इरेज करूँ क्या? क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा इज इक्वल टू, देखो परपेंडिकुलर तो ये हो गया, ये कितना है 10 यूनिट और बेस भी 10 यूनिट, 10/10 कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, tan कितना डिग्री का 45, इट मीन्स कि अल्फा कितना है 45 डिग्री, ठीक है, अल्फा कितना है 45 डिग्री, एंगल भी आ गया। मतलब जो फाइनल हम एक्सेलरेशन लिखते हैं, आंसर हमारा क्या हो जाता 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। देखो वेस्ट और साउथ के बीच में है, ठीक है, और किसके साथ 45 निकाले हैं? वेस्ट के साथ, तो क्या लिखते हैं 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। हालांकि आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, क्योंकि ये 45 आया है तो ये भी 45 होगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। क्या लिख सकते हो? वेस्ट ऑफ साउथ भी लिख सकते हैं, साउथ ऑफ वेस्ट भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के साथ एंगल सेम है, ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। देखो यहाँ पे a = b - u/t, यहाँ पे मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को का ही यूज किया है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को ही सॉल्व किया है, ठीक है, ठीक है। तो ये उतार लो, आप नोट कर लो, नोट कर लिया क्या? तो आज के क्लास में मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को और कुछ क्वेश्चंस को एडिशन ऑफ वेक्टर का हमने किया था, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो जो होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे होगा, ठीक है। थैंक यू।